ओके जी। चलें जी, मैं आपके स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। तो ये थे जनाब के इस वक्त नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है पाकिस्तान को डील करने के लिए, उसके मेजर पॉइंट्स क्या हैं। अब जरा आ जाए आज का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंडो यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और इसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर इसकी क्या इम्प्लीकेशन है। अच्छा जी, अमेरिका और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, वो लास्ट 2 डेकेड से, खासकर 9/11 और उससे थोड़ा पहले अगर हम आए तो जब से कोल्ड वॉर का इख्तिताम हुआ है, ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आई है। यूएस जो है उसने इंडिया को अपना एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक और मिलिट्री पार्टनर डिक्लेयर किया हुआ है साउथ एशिया में। और अमेरिका जो है उसने इंडिया को ग्रेट पावर का और सेमी लेजिटिमेट न्यूक्लियर पावर का भी स्टेटस दिया हुआ है। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। अमेरिका सपोर्ट करता है इंडिया की एनएससी की मेंबरशिप के लिए, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का जो मेंबर होता है, एक इदारा है। ठीक है। अभी इंडिया इसका मेंबर नहीं है क्योंकि चाइना ने इंडियन मेंबरशिप को 2 दफा वीटो किया, 2016 और 17 में। अच्छा, इंटरेस्टिंगली अमेरिका ये भी चाहता है कि इंडिया जो है उसको सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट भी मिलनी चाहिए, यानी वीटो पावर मिलनी चाहिए, जैसे 5 कंट्रीज के पास ऑलरेडी है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि अमेरिका इंडिया को प्रेफर क्यों करता है पाकिस्तान के ऊपर, तो उसकी कुछ वैलिड जस्टिफिकेशन है। पहली जो जस्टिफिकेशन है, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि अमेरिका आपको पता है जमहूरियत का चैंपियन है पूरी दुनिया में। और वो अपने हम ख्याल जो नजरियात और पोलिटिकल जो फिलॉसफी है, मॉडल है, उसको वो सपोर्ट करते हैं। तो उनका ख्याल है कि इंडिया जो है एक जमहूरी मुल्क है, पाकिस्तान जो है एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी है या ट्रांजिशनल डेमोक्रेसी है, तो इस वजह से इंडिया को ज्यादा अहमियत देते हैं। फिर इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमिक, रीजनल और टेंजिबल मिलिट्री पावर है, राइट। सो दैट पाकिस्तान से कहीं ज्यादा इंडिया की अहमियत है अमरीकियों के लिए। और इसी तरह अमेरिका के लिए इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट भी है जनाब, दो तरह से। एक तो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स आती हैं इंडिया में, और दूसरा इंडिया अमेरिका से असला खरीदता है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्म्स बायर इन द वर्ल्ड। और इस वक्त मेरे हाथ से टॉप रैंकिंग में 2 कंट्री आगे पीछे हो रहे होते हैं, एक सऊदी अरेबिया और एक इंडिया। इस साल की रैंकिंग का नहीं मुझे पता कि इस साल सबसे ज्यादा असला किसने खरीदा है। तो फिर इसकी वजह है कि वो पाकिस्तान इंडिया को ज्यादा अहमियत देते हैं। फिर इंडिया अ टूल टू काउंटर द राइजिंग चाइना इन एशिया। अब अमेरिका के पास इंडिया के अलावा कोई इससे अच्छी ऑप्शन नहीं है कि वो एशिया के अंदर चाइना को कैसे बैलेंस करें, तो वो इंडिया उनके लिए बेस्ट चॉइस है। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, द वाइब्रेंट रोल ऑफ द इंडियन डायस्पोरा इन द प्रोग्रेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। इस वक्त तकरीबन कोई 3 मिलियंस के करीब इंडियन नजात अमेरिकन हैं जो कि अमेरिका में मुस्तकिल तौर पर कयाम पजीर हैं। और अमरीकी समझते हैं कि यूएस की तरक्की के अंदर इंडियंस ने बहुत अहम रोल प्ले किया है। पाकिस्तानियों की तादाद इतनी ज्यादा नहीं है, तकरीबन 3 से 4 लाख हैं, लेकिन इंडियंस की एक बहुत बड़ी तादाद है अमेरिका में। और यही वजह है कि फिर अमेरिकन जो है वो इंडियंस पे बहुत ज्यादा डिपेंड भी करते हैं। सो दैट्स वाई यूएस प्रेफर इंडिया टू पाकिस्तान। अब अगर हम देखते हैं कि ये जो दोनों ममालिक हैं, इनके ताल्लुकात में जो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से बहुत ज्यादा बेहतरी आई है, तो वो पाकिस्तान के ऊपर या पूरे खित्ते के ऊपर इसके क्या असरात हो रहे हैं, ये सवाल 2016 और 2020 में आया है। इसको आपने मैक्सिमम प्रिपेयर करके जाना है। ये आईआर में भी आ सकता है, पाकिस्तान अफेयर में भी आ सकता है, और करंट अफेयर में भी। सबसे पहले सीज द डायलॉग प्रोसेस। इंडो यूएस की जो स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है, उसने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो सफारती सतह पे बातचीत का अमल है, उसको मुकम्मल तौर पर ब्लॉक किया हुआ है। उसकी वजह यह है कि पहले होता था कि अमरीकी दबाव आता था इंडिया के ऊपर, और इंडिया को ये कहा जाता था कि आप पाकिस्तान के साथ बातचीत का आगाज करें।
अब अमेरिकन ये नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया को हम नाराज नहीं कर सकते, कोई ऐसा काम इंडिया से हम नहीं लेंगे जिसकी वजह से हमारे जो इंटरेस्ट है इंडिया के साथ वो उस पर कोई असर आए। तो अब अमेरिकन, अब इस चीज पे उनका कोई रोल नहीं होता कि वो इंडिया के ऊपर दबाव डालने के पाकिस्तान के साथ जो है वो बातचीत करें। फिर मेड इंडिया मोर ऑफेंसिव अगेंस्ट पाकिस्तान। अमेरिका और इंडिया की जो दोस्ती है, जो पार्टनरशिप है, ठीक है, उसकी वजह से इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ उसकी जो पॉलिसी है वो ज्यादा ऑफेंसिव नजर आती है इन द मिलिट्री पर्सपेक्टिव के अंदर। जैसे कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन का कॉन्सेप्ट आया है, सर्जिकल स्ट्राइक की वो बात करते हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रॉक्सी वॉर है, हाइब्रिड वॉर है, उन एक्टिविटीज के अंदर भी इजाफा हुआ है। क्यों कि इंडियन seems much confident that US is backing to the India that to New Delhi in the arms and the conventional military support. ओके, इसी तरह इंडिया और यूएस की जो दोस्ती है, उनकी जो पार्टनरशिप है, इससे साउथ एशिया जो है वो एक वोलाटाइल रीजन की तरफ, एक डिस्टर्बिंग रीजन की तरफ शिफ्ट हुआ है। एक ऐसा रीजन जहां पे टेंशन्स जो है वो कम नहीं हो पा रही। The region has become the nuclear flashpoints, and the region is actively involved in the conventional arms build-up between the two countries, particularly Indians arms build-up. तो ये सारी चीजें जो है वो इस एंड से हमें नजर आती हैं। अच्छा, डिटोरिएटिंग सी पैक प्रोजेक्ट, इंडिया और अमरीकों के दरमियान जो एतमाद साजी है, जो दोस्ती है, उसकी वजह से सी पैक का मंसूबा भी बराह रास्त मुतासिर हो रहा है, क्योंकि इंडिया और यूएस जो है वो सी पैक के अगेंस्ट हैं, और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में सी पैक का जो मंसूबा है वो कामयाब हो, क्योंकि उससे रीजन में चाइना की डोमिनेंस बढ़ेगी। और इसकी वजह से वो दो तरीके से काम करते हैं। एक तो वो प्रोपागेंडा करते हैं, ठीक है, अ, यानी पाकिस्तानी अवाम को ब्रेन वॉश किया जाए कि सी पैक का मतलब यह है कि पाकिस्तान चाइना की कॉलोनी बनेगा। दूसरा, वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है। आप देखें कि जब से सी पैक स्टार्ट हुआ है तो बहुत सारे सी पैक के मंसूबों के ऊपर जो है वो टेररिस्ट ने अटैक्स किए हैं, चाइनीज इंजीनियर्स पर हमले हुए हैं, सी पैक की जो इंस्टॉलेशन है उस पर हमले हुए हैं। जैसे दासू प्रोजेक्ट्स के ऊपर आपको पता है पिछले इसी साल जो है वो एक मेजर अटैक भी हुआ। तो ये इस सेंस से भी काम करते हैं कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाएं और सी पैक का मंसूबा जो है वो आगे ना चल सके। कन्वेंशनल मिलिट्री imbalance, yes, this is the significant impacts of the US India strategic partnership overall on the regions। अब इसमें ये है कि आप न्यू दिल्ली को, आपको पता है, मॉडर्न वेपन्स मिल रहे हैं अमरीकियों से, टेक्नोलॉजी मिल रही है, ठीक है। इसके नतीजे में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कन्वेंशनल मिलिट्री बैलेंस है वो डिस्टर्ब हुआ है। साउथ एशिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो इनहेंस हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि 2003 में मुआहदा हुआ जसमुआ का, फिर 2006 में इंडिया और अमरीकियों के दरमियान न्यूक्लियर डील के ऊपर मुआहदा हुआ, 2016 में लिमुआ का एग्रीमेंट साइन हुआ। ये सारे मिलिट्री एग्रीमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह 2018 में कॉमकासा डील साइन हुई, और बी का लेटेस्ट डील है जो कि 2020 में, जब डोनाल्ड ट्रंप का आखिरी टाइम था, यानी आखिरी टाइम कह रहा हूं, टेन्योर था, तो उस वक्त बी का डील साइन हुई। अब इतने बड़े मुआहदे जो हुए हैं, इससे इंडिया की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं उसमें बहुत ज्यादा बेहतरी आई है, उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ में इजाफा हुआ है, उनके आर्म्स बिल्टअप में इजाफा हुआ है। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान के साथ जो उनका मिलिट्री बैलेंस है उसको डिस्टर्ब किया है उसने। द ट्रांजिशंस इन द पावर स्ट्रक्चर्स ऑफ द साउथ एशिया, इंडो यूएस जो पार्टनरशिप है, ठीक है, इसने साउथ एशिया में जो पावर स्ट्रक्चर्स है उसको भी डिस्टर्ब किया है। डिस्टेबलाइज द प्रीवेलिंग स्ट्रेटेजिक बैलेंस पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, वो भी खराब हुआ है। और इसी तरह द क्रिएट कंडीशंस फॉर द वॉर, और वॉर के चांसेस या जो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है उसके चांसेस को भी बढ़ाया है। और ये सारे का सारा जो है उस इस नतीजे की वजह से हुआ है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बहुत बेहतरी हुई है। अच्छा,
अमरीकियों और इंडिया के दरमियान जो एतमाद साजी है, जो दोस्ती है, उससे जो इंडियन ओशियन है, जहां पे आपको पता है कि नेवल सपोर्ट भी इंडिया को मिल रही है। अब देखें यूएस का जो नेवल सपोर्ट है इंडिया को, उससे फिर इंडियन ओशियंस के अंदर पाकिस्तान के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस क्रिएट हुए हैं। चांसेस ऑफ द नेवल क्लैशेस जो हैं ये बढ़ चुके हैं, और इसके नतीजे में पाकिस्तान को अपना नेवल बजट भी बढ़ाना पड़ रहा है ताकि वो अमेरिका और यूएस की जो नेवल क्या कहते हैं अलायंस है उसको बैलेंस करे। फिर चाइना भी जो है उसको भी हमें हमें उसकी भी जरूरत है, वो भी पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स के अंदर चाइनीज जो क्या कहते हैं रोल है वो भी इंक्रीज हुए। तो ये तमाम सिचुएशन जो है वो इंडिया यूएस की जो पार्टनरशिप है उसके पूरे खित्ते के ऊपर नजरअंदाज होते हैं। फिर माउंटिंग द इकोनॉमिक सफरिंग। अब आप देखें कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि ऑलरेडी बहुत सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, ठीक है। और जब इंडिया और यूएस की दरमियान दिफाई मामलात में बेहतरी आती है तो इससे पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट है उसके ऊपर जो है वो प्रेशर बिल्ड होता है। हमें अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग्स को बढ़ाना पड़ता है ताकि हम अपने लिमिटेड या कम से कम डेटरेंस को जो है वो बरकरार रख सकें। इससे पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सफरिंग है उसमें मजीद इजाफा होता है। मसलन जब आप मिलिट्री डिफेंस एक्सपेंडिचर्स की तरफ जाते हैं तो फिर आपके डेवलपमेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्रोमाइज होते हैं। जब वो कंप्रोमाइज होंगे तो पाकिस्तान में पावर्टी एलिविएशन नहीं होगी, जॉब क्रिएशन नहीं होगी, और यूं मुल्क इक्तसादी तौर पर जो है वो कमजोर रहेगा। तो ये तमाम सिचुएशन जो है इसका एक ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर भी इफेक्ट होता है जब अमरीकियों और इंडियंस के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी होती है। अब जरा बात कर लेते हैं कि ताल्लुकात में कोई चांसेस हैं कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। जी, सबसे पहले तो है कि आपने कश्मीर के मसले को हल करना है। ये एब्सलूट तो नहीं है, ये हम एक सजेशन बिल्ड कर सकते हैं यार, अगर ऐसा कर लें तो ये चीजें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। अच्छा जी, कश्मीर का मसला हल हो तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है। इसके लिए ट्रस्ट बिल्डिंग का होना बहुत जरूरी है, डायलॉग की कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें कश्मीर की पॉलिटिकल जो क़यादत है उसको भी इंगेज करने की जरूरत है ताकि सब लोग मिलकर जो है उस मसले के हल की तरफ जाएं। फिर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान प्रॉब्लम की एक दूसरी बड़ी वजह जो है वो वाटर डिस्प्यूट भी है। इसमें क्या कर सकते हैं कि दोनों कंट्रीज जो है वो वाटर कंजर्वेशन को बेहतर कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर द शेयरिंग हाइड्रोलॉजिकल डाटा, एक्सप्लोरिंग मैकेनिज्म फॉर इक्विटेबल वाटर एलोकेशन। साइंटिफिक और इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव के ऊपर अगर काम करें तो पानी का मसला जो है वो उसको हल किया जा सकता है। अच्छा जी, अगला जो पॉइंट है ताल्लुकात को बेहतर करने का, सस्टेन डायलॉग। ताल्लुकात उस वक्त बेहतर होते हैं कि जब आप स्ट्रक्चर डायलॉग की तरफ जाते हैं, जिसमें आप उसके अंदर कंटिन्यूटी को इंश्योर करते हैं, ब्रेक नहीं आने देते, ठीक है। उसमें आप हाई लेवल्स के जो डिप्लोमेटिक टास्क हैं उसको रिज्यूम करते हैं, इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक्सपर्ट्स हैं, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे जो हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो मुज़ाकरात का चलते रहना, ठीक है, मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर, ये बहुत जरूरी है। ये ताल्लुकात को बेहतर कर सकता है। फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स का मतलब होता है कि यू हैव टू टेक सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टेप्स टू बूस्ट अप द ट्रस्ट एंड रिड्यूस द टेंशन। कल्चरल एलिगेशंस आ जाते हैं इसके अंदर, स्पोर्ट्स इवेंट्स आ जाते हैं। देखिए ना, अब इंडियन टीम ही पाकिस्तानी खेलने आती है। आप जस्ट इमेजिन करें कि अगर सिर्फ आप स्पोर्ट डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करें, दोनों कंट्रीज के जो एथलीट्स हैं वो पाकिस्तान और इंडिया आपस में आकर खेलें, तो इससे काफी चीजें बेहतर हो सकती हैं। फिर कल्चरल फेस्टिवल्स, कल्चरल डेलीगेशंस हैं, एकेडमिया के लोग हैं। मुझे याद है कि जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा था तो वहाँ पे उस वक्त पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात काफी बेहतर, 2006-7 की बात है। तो हमें भी ऑफर हुई थी कि आप जो है वो एकेडमिया के डेलीगेशंस के तौर पर जो है वो इंडियन यूनिवर्सिटीज को विजिट कर सकते हैं। लेकिन वो फिर कुछ वजूहात की वजह से हम लोग नहीं जा सके। तो तब हमें ऑफर थी कि वीजा भी मिल जाएगा और आप वहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर भी करेगी और आप लोग जाएं। तो नहीं गए हम लोग। तो अच्छा जी, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन।
पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में बेहतरी उस वक्त आ सकती है कि जब दोनों ममालिक अपने तजारती राब्ते बहाल करें, एक दूसरे के ऊपर मुआशी इन्हिसार को बढ़ाएं, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को ऑफ करें, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट की तरफ आए। इंडिया और पाकिस्तान के अंदर जो है वो ट्रेड का बहुत पोटेंशियल है, ठीक है। आप देखें ना, यहाँ पे टमाटर 200 रुपये में बिकता है, यहाँ से 30-35 किलोमीटर अमृतसर है लाहौर से, तो वहां पे तो टमाटर आपको 25-30 रुपये में किलो में मिलेगा। तो ये चीज जरूरी है कि ताल्लुकात में बेहतरी उस वक्त भी आ सकती है कि जब दोनों ममालिक जो है वो अपने इकोनॉमिक ऑपरेशन को बेहतर करें। आप इकोनॉमिक्स स्पेशल जोन्स बना सकते हैं, आप बिजनेस चैम्बर ऑफ कॉमर्स को एक्टिव कर सकते हैं। देर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू इन दिस एरिया। और ये अगर नहीं होता तो मेरे ख्याल से ताल्लुकात के अंदर जो है वो इसी तरह से जो है वो स्ट्रेन रहेगा। अगला है जी कल्चरल एंड दी एजुकेशनल एक्सचेंज। ये भी इंटरेस्टिंग एरिया है। पाकिस्तान और इंडिया अपने ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए कल्चरल स्टूडेंट एक्सचेंज और एकेडमिया की जो कोलैबोरेशन है उसको बेहतर किया जा सकता है। यू कैन गो फॉर ऑर्गेनाइज द ज्वाइंट कल्चरल फेस्टिवल, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स, आप स्कॉलरशिप्स दे सकते हैं, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व कर सकते हैं, आप ज्वाइंट एजुकेशनल रिसर्च की तरफ जा सकते हैं। तो जनाब एरिया तो बहुत है, लेकिन मकसद तो वही आ जाता है ना बात कि जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। ट्रैकिंग रीजनल कॉपरेशन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है कि दोनों ममालिक जो है वो रीजनल इंटीग्रेशन पे काम कर सकते हैं। उसमें यू कैन गो फॉर दी एनर्जी कनेक्टिविटी, जैसे तापी का मंसूबा कंप्लीट होता है तो पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सार के प्लेटफॉर्म को भी यूज किया जा सकता है। आप देखें सार्क एक डेड ब्लॉक है, ठीक है, और है तो ये साउथ एशियन कंट्रीज का एक रीजनल ब्लॉक जैसे यूरोपियन यूनियन है या आसियन है, लेकिन इसका कोई ओवरऑल आउटकम नहीं है। और उसकी वजह क्या है? इंडिया और पाकिस्तान के जो खराब ताल्लुकात हैं, इंडिया और पाकिस्तान के जो खराब ताल्लुकात हैं, ये उसकी वजह से जो है वो सार्क भी जो है वो एक्टिव नहीं है। फिर मीडिया इंगेजमेंट, मीडिया का पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव रोल बहुत जरूरी है। मीडिया एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है जिससे पब्लिक परसेप्शन जो है वो पॉजिटिवली बिल्ड हो सकती है। जब पब्लिक परसेप्शन पॉजिटिवली बिल्ड होगी तो देर आर मोर चांसेस कि अवाम जो हैं वो हुकूमतों के ऊपर भी तो जनाब दबाव डाल सकते हैं कि यार ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। और बहुत सारे मेरे इंडियन फ्रेंड्स भी हैं, जब उनसे बात होती है तो मेजोरिटी वो चाहती है कि ताल्लुकात में बेहतरी आनी चाहिए, ठीक है, मेजोरिटी इंडियंस की ओपिनियन है। और पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही जो है वो ओपिनियन है कि ताल्लुकात में बेहतरी होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी तवील दुश्मनियां रही हैं, वॉर्स होती नहीं, लेकिन आज उन्होंने देखा कि नहीं यार, दोस्ती में ताल्लुकात को बेहतर करने में ही फायदा है। जैसे जर्मनी और फ्रांस की मिसाल ले लें, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन की ले लें, लेकिन आज देख लें सब इकट्ठे हैं। सो दैट इसमें मीडिया का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो कि ताल्लुकात को बेहतर कर सकता है। ज्वाइंट एफर्ट इन द डिजास्टर्स मैनेजमेंट। अब देखें बहुत सारे एरियाज हैं, जैसे नेचुरल क्लैमिटीज आती हैं, फ्लड्स आ गया है, अर्थक्वेक आ गया, तो उसमें भी आप एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। आप रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप रेस्क्यू जो एक्टिविटीज हैं उसमें एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, राइट। तो इससे भी क्या होता है कि दोनों कंट्रीज का एक दूसरे के ऊपर एतमाद बढ़ता है। एक और भी एरिया है वो क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल कॉपरेशन है। अब देख लें स्मॉग है ना, अब दिल्ली का भी देख लें, वो भी टॉप रैंकिंग में है पोल्यूटेड सिटीज के अंदर। और दोनों ममालिक जो है वो क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को जो है वो इक्वली फेस कर रहे हैं। अब इसमें अगर दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं टेक्नोलॉजी के वाले से, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन या अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज के वाले से, तो जनाब इससे ये हो सकता है कि एक मेजर एरिया, बहुत एक्टिव एरिया है जिस पे काम किया जा सकता है और ताल्लुकात को नॉर्मल भी किया जा सकता है। द स्पोर्ट डिप्लोमेसी, टू प्रमोट द स्पोर्ट डिप्लोमेसी एज द मींस टू बिल्ड द ब्रिजेस, एग्जांपल इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजिंग जॉइंट स्पोर्ट्स इवेंट्स। ये होना जरूरी है, इससे हम कह सकते हैं कि ताल्लुकात की एक नई जहत जो है वो उसको रख सकते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको मेरे हाथ से कुछ 10-15 पॉइंट्स बताए हैं। अगर पेपर में आता है तो आप इस पर पूरा सवाल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलें, हाउ टू अटेम्प्ट दी क्वेश्चन सैम्पलिंग देखें जरा।
Identify the major constraints to stabilize the Pakistan-India relations and suggest the practical measures to make better these relations. अब इसमें उसने कहा है कि आप जरा बता दें कि बैरियर्स क्या हैं, ताल्लुकात क्यों ठीक नहीं होते, उसकी कॉन्स्टेंट्स क्या हैं। फिर दूसरे पार्ट में उसने कहा है कि आप बताएं कि सजेशंस दे दें कि ताल्लुकात कैसे बेहतर हो सकते हैं। अब इसमें दो मेजर एरियाज के ऊपर आपने आर्गुमेंट्स करना है, ये लिखना है, कॉन्स्टेंट्स बतानी है और दूसरा सजेशंस देनी है। लेकिन सवाल जो है वो आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, एक पूरा ओवरव्यू देंगे पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस का। इंट्रोडक्शन में आपने हिस्ट्री नहीं बतानी होती, ठीक है। किसी भी स्टेट रिलेशंस के ऊपर सवाल आता है तो इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि पिछले 2-3 सालों में क्या ओवरऑल सिचुएशन है ताल्लुकात की, उस पर बात करनी है। हाँ, इसमें आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लास्ट में लिखेंगे। किसी भी रिलेशंस पे सवाल आए तो उसमें आपने हिस्ट्री का ओवरव्यू लाजमी देना होता है, उसके बगैर आपने सवाल अटेम्प्ट नहीं करना। चाहे पाकिस्तान यूएस रिलेशंस पे आया है, पाक चाइना रिलेशंस पे आए हैं, पाकिस्तान रशिया रिलेशन, और मैं जितने भी आपको, स्क्रीन को जूम तो नहीं किया हुआ मैंने, नॉर्मल स्क्रीन है भाई। स्क्रीन जूम तो नहीं ना, आपको पूरी स्क्रीन नजर आ रही है ना भाई? आपने ग्लासेस तो नहीं जूम कर ली अपने? यहाँ आप खुद तो नहीं जूम हो गए? अच्छा। अच्छा, तो मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें आपने हिस्ट्री लिखनी है, लेकिन अब हिस्ट्री ये नहीं है कि आप एक एक चीज को बताना शुरू कर दें हेडिंग्स में। नो, जस्ट टू स्मार्टली पैराग्राफ में आपने ये टेक्निक सीख लेनी है। चीजों को समराइज करना आपको आना चाहिए, सीएसएस में ये बहुत है, आपकी मेजर कहने के एक्सपर्टीज होती हैं। ये क्या हो गया? एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, तो अब इसमें देख लें कि आपने सबसे पहले जनरलाइज कैसे करना है, सवाल की फाउंडेशन बिल्डिंग कैसे करनी है, इंट्रोडक्शन लिखेंगे आप, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। फिर आपने मेजर एरियाज के ऊपर, कॉन्स्टेंट्स के ऊपर बात की, सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। ये सारे आपने बताने हैं, और इसमें नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जो है वो आपने सजेशंस के बारे में बताना है। अब इसमें आप ये काम जरूर कर सकते हैं कि किसी एक सेक्शन में सब हेडिंग्स बना लें, ठीक है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो कॉन्स्टेंट्स वाला एरिया है इसकी सब हेडिंग्स बना लें। सजेशंस को मोस्टली हेडिंग्स में लिखने से अवॉइड ही करना चाहिए, तो इसकी आप सब हेडिंग्स बना लें। और ये जो पॉइंट्स हैं इनको आप शॉर्ट पैराग्राफ में लिखें, ठीक है। 3-3 4-4 लाइनों का एक पॉइंट्स लिखें, एक लाइन छोड़ें, और फिर अगले पैराग्राफ के ऊपर। स्मार्ट पैराग्राफिंग का सीएसएस में मतलब होता है कि आप आइडिया बिल्डिंग जब आप करते हैं तो शॉर्ट पैराग्राफ के अंदर करें, और एक लाइन छोड़ने के बाद जो अमेरिकन पैराग्राफिंग होती है उसके अकॉर्डिंगली करें। ठीक हो गया? इससे एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपने कुछ 7-8 पैराग्राफ लिखे हैं, शॉर्ट स्मार्ट पैराग्राफ। तो हर पैराग्राफ के अंदर एक आइडिया आपने एक्सप्लेन किया, बजाय इसके कि आप ये सारी सजेशंस को 2 पैराग्राफ में लिख दें। उसको सेपरेशन करने में प्रॉब्लम होगी कि पता नहीं आपने सीबीएम्स कहाँ लिखे हैं, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी क्या है, वेट सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन्स जो है, ये सारी चीजें। तो कोशिश करें कि स्मार्टली चीजों को लेके चलें, फिर फाइनली आप कंक्लूजन की तरफ चले जाएंगे। ओके जी, तो ये सैम्पलिंग क्वेश्चन भी मैंने, आप लिख सकते हैं, आउटलाइंस भी लिख लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना होता है कि आपने टाइम को बड़ा मैनेज करके चलना होता है। 35 मिनट्स के अंदर अगर आप 3-4 मिनट्स की हेड आउटलाइन लिखेंगे तो फिर आपका सवाल जो अफेक्ट करेगा। आउटलाइन जो होती है ये आपको रिस्ट्रिक्ट भी करती है कि फिर आपने उस स्क्रिप्ट को फॉलो करना है। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया आउटलाइन के अंदर, तो फिर आप उसको पेपर, जब सवाल को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, फिर उसमें आप लिखने से अवॉइड करते हैं। तो मैंने जब अटेम्प्ट की थी सीएसएस की, तो मैंने कभी भी किसी भी सवाल की आउटलाइन नहीं लिखी, बस डायरेक्टली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। हाँ, ये जरूर होता है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो सीक्वेंस होता है, मैं उसको फॉलो करता आया हूँ। और मेरी पहली ही अटेम्प्ट में तकरीबन मेरे हाथ से कुछ 616 के करीब मार्क्स थे। और मेरी तैयारी भी तकरीबन सेल्फ स्टडी के ऊपर थी, मैंने कोई अकेडमी ज्वाइन नहीं की थी। और बस मुझे घर वालों ने कहा कि तुम अटेम्प्ट करो,
तो मैंने कुछ 6-7 महीने तैयारी की थी, और सिर्फ मेरा इंग्लिश ऐसे जो था वो क्लियर नहीं हुआ था, उसमें मेरे 15 नंबर थे। बाकी ओवरऑल जो मेरा स्कोर बनता था वो 660 के करीब था, और ये बड़ा अच्छा स्कोर था। और मुझे भी यकीन नहीं था, लेकिन ये था कि मैंने जितना भी पढ़ा वो समझ के पढ़ा। मैंने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो मेरे सीएसएस में रही थी, और वो यही थी कि मैंने अपने पेपर्स को बड़े अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया था। मेरे जोग्राफिया में 152 मार्क्स थे, 152 नंबर थे। और लेकिन मुझे याद है कि जब पेपर्स मैंने अटेम्प्ट किया था जोग्राफिया का, तो मैंने जैसे एक सवाल आया था, द लैंड फॉर्म्स मेड बाय द रिवर वाटर। तो वो मैंने जो भी अपनी जो लैंड फॉर्म्स थी उसके साथ साथ जब बनाई, जैसे वैलीज हैं, गॉर्ग हैं, इसी तरह वाटरफॉल हैं, प्लेन्स एरिया है, और इसी तरह डेल्टाज एरिया जो बनते, उसकी मैंने डायग्राम्स भी बनाए। ठीक है, मैं हमेशा अपने पेपर्स के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट तरीके से करता आया हूँ, ताकि पेपर के अंदर एक इनफरादियत कायम हो। मेरे पाक इंडो पाक हिस्ट्री में भी 123 मार्क्स थे मेरे, इसमें बड़े अच्छे नंबर थे। सॉरी, करंट अफेयर में 62 मार्क्स हैं। तो ये कुछ स्पेशलिटी जो थी, जो कि मैंने फॉलो की, मैंने अपनी सबसे ज्यादा फोकस किया था पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर किया। ठीक है, जिसकी वजह से मुझे नंबर मिले। ऑप्शनल मेरे सब्जेक्ट्स जो थे वो 200 का जोग्राफिया था, 200 का मैंने इंडो पाक हिस्ट्री रखा था, और इसी तरह सोशियोलॉजी 100 की, और IR 100 का। इसमें 71 नंबर थे इस्लामिक स्टडी के अंदर। अमेजिंग, वो बड़े अच्छे नंबर थे। तो अगर मुझे एक टाइम मिलता, क्योंकि फिर मेरा जो था वो एक्चुअली मुझे इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने फिर बाद में भी अटेम्प्ट नहीं दी। लेकिन मुझे बाद में थोड़ा सा आता है कि यार अगर मैं थोड़ी और तैयारी कर लेता, ठीक है, तो 30-40 नंबर तो मैंने वैसे ही निकाल ही लेने थे, और मेरा स्कोर 700 तक चले जाना था। और ये बड़ा अच्छा स्कोर होता है 700, अगर आप रिटर्न में ले लें। और इंटरव्यू में अगर आपके 170-180 स्कोर हो जाए, तो आपकी पहली 30 पोजिशन के अंदर आपका नाम आ जाता है। तो चलें, कोई बात नहीं। तो मेरा ओवरऑल इतना बुरा एक्सपीरियंस नहीं है सीएसएस का, लेकिन मैं वही बात आपको बता रहा हूँ कि मैंने एक ही अटेम्प्ट की और मेरे अच्छे नंबर थे। लेकिन मैंने देखा है कि बच्चे 2-2 3-3 अटेम्प्ट करने के बाद भी उनके 550 से ऊपर नंबर ही नहीं चाहते रिटर्न के अंदर। और मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि आप यकीन करें कि अगर मुझे आज मौका मिले, तो आई होप दैट कि मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, क्योंकि अब इतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी है चीजों को। उस वक्त शायद मुझे इतनी वो चीजों के बारे में नहीं पता था, और ना मैंने कोई अकेडमी शेडमी ज्वाइन की, कुछ भी नहीं किया, बस अपनी सेल्फ स्टडी में नोट वगैरह। मेरे पास अभी भी रजिस्टर पड़े हुए हैं नोट्स के ना, नोट्स मैंने बनाए थे। तो नोट्स मेकिंग की, और साथ में जो था वो मैंने पेपर के अंदर जो था वो एक डिस्टिंक्शन जरूर किया, कि मुझे याद है कि सवाल उस पे आया था, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के ऊपर। तो मैंने उस सवाल को जब अटेम्प्ट किया था, उसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो मैंने गैस पाइपलाइन का रूट बना दिया, ठीक है। दूसरा मैंने वो क्या कहते हैं, एक बॉक्स बनाया, जिसमें मैंने इस बॉक्स के अंदर बताया कि जनाब, ये जो मंसूबा है ये 2003 में इनॉग्रेशन हुई। इसमें जो पार्टीज इन्वॉल्व है, सॉरी, ईरान और पाकिस्तान है। इसकी कॉस्ट इतनी है, इसकी एक्सपेक्टेड कंप्लीशन इतनी हो सकती। तो इस तरह से कुछ चीजें डिफरेंट तरीके से करने से तो था। मुझे याद है कि मैंने ये नहीं कि सिर्फ पैराग्राफ या एक क्या कहते हैं शीट्स पढ़ता जाऊं, नहीं, मैंने अपने पेपर्स को हमेशा डिफरेंट तरीके से ही किया। और इवन दैट के जो एकेडमिक्स मेरा बैकग्राउंड है, उसमें भी मेरे हमेशा अच्छे नंबर आते रहे। वजह ये थी, राइटिंग बड़ी खूबसूरत रही है मेरी ओवरऑल। अभी भी अगर आप मेरे कुछ नोट्स देखे, कल मैंने आप लोग से शेयरिंग की थी साउथ चाइना सी के ऊपर, वो मेरी हैंड राइटिंग थी। तो राइटिंग को बेहतर करे ये एग्जामिनर को जो है वो कंफ्यूज करने में, या उसको उसकी आंखों में वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, धूल झोंकने के बराबर होती है। तो जितनी चीज, पहली चीज हमेशा दिखती है, ठीक है। तो जितने जितना ज्यादा आपका एक्सप्रेशन अच्छा होगा, तो उतनी ज्यादा आपके नंबर लेने के चांसेस होते हैं। ये एक बड़ा टॉप सीक्रेट बता रहा हूँ जी। अगर किसी ने हैंड राइटिंग इंप्रूव करनी है इंग्लिश की, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ 3 प्रिंसिपल्स बताऊंगा, 3 से 4 रूल होते हैं। उससे आपकी, अगर आप एक हफ्ता प्रैक्टिस करेंगे, आपकी हैंड राइटिंग ठीक हो जाएगी। सिर्फ 4 रूल्स होते हैं। कोई बात नहीं, बाद में बता देंगे। अभी कोई सवाल है तो पूछ लें, कुछ चीजें सीक्रेट भी रहने दिया करो यार।
एनी क्वेश्चन पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस के ऊपर? अच्छा जी, हैंड राइटिंग्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आपकी राइटिंग का एंगल होता है। एक आपका एंगल जो होता है वो 90 डिग्रीज के ऊपर होता है, एक 60 के ऊपर लिखा जाता है और एक 120 के ऊपर। आप जब भी अपनी राइटिंग को बेहतर करना चाहते हैं, सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आपने किस एंगल से राइटिंग करनी है। ये ना हो कि एक वर्ड आप 90 के एंगल्स के ऊपर लिख रहे हैं, एक 60 के एंगल्स के ऊपर, एक 120 के ऊपर। आप कभी भी देखेंगे तो जिनकी राइटिंग्स खराब होती हैं वो हमेशा डिफरेंट एंगल से वर्ड्स को लिख रहे होते हैं। मैं 90 के एंगल्स के ऊपर लिखता हूँ, अगर आप मेरी राइटिंग देखोगे तो मेरे सारे वर्ड्स हैं वो 90 के एंगल के ऊपर होते हैं, और ये सबसे बेस्ट एंगल होता है। दूसरा जो होता है वो 60 के एंगल होता है सेकंड नंबर के ऊपर। सबसे मुश्किल एंगल जो होता है वो 120 डिग्रीज के ऊपर लिखना होता है। तो जनाब सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लें कि आपने जो है वो एंगल्स कौन सा है। दूसरा जो अल्फाबेट्स की जो प्लेसमेंट्स होती है, ये देखें ना, हम वेरी फर्स्ट लेवल से हम ये जब हम 4 लाइन्स के ऊपर लिखते हैं क्लास में, जब हम छोटी क्लासेस, तो हमें ये प्रैक्टिस करवाई जाती है 2-3 साल कि ए जो होगा वो दरमियान वाली 2 लाइंस में आएगा, बी जो है वो ऊपर वाली 3 लाइंस में, ठीक है, इसी तरह जी जो है नीचे वाली 3 लाइंस में। आपका एक जो है वो अल्फाबेट्स अल्फाबेट्स को लिखने का एक पैटर्न सेट हो जाता है। फिर 4th 5th के अंदर आपको 1 लाइनर के ऊपर ले आते हैं। अगर आप अपनी राइटिंग चाहते हैं तो ये चीज होती है कि साइज है उसको अकॉर्डिंगली लिखना है। ये ना कि आप ए लिख रहे हैं तो वो बी के बराबर लिखा जा रहा है, हालांकि बी तो थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, वो 3 लाइनों के ऊपर आता है और ए दरमियान वाली 2 लाइनों में। आप कभी भी अपनी राइटिंग्स को खुद से वैल्यूएट करें। आप देखिएगा कि आपने बहुत सारी मिस्टेक्स की होंगी। आपने बी को एंगल में गलत लिखा होगा, आपने एफ को उसके साइज में गलत लिखा होगा। आप कभी देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तीसरा जो प्रिंसिपल होता है जो कि आपकी राइटिंग्स को खूबसूरत बनाता है, वो वर्ड्स के दरमियान इक्वल डिस्टेंस होता है। बच्चे क्या कर रहे होते हैं कि डिस्टेंस जो होता है वो खराब करते हैं, जिससे राइटिंग्स का एक्सप्रेशन ब्लैंक स्पेसेस आना शुरू हो जाती हैं। आपने अगर अपनी राइटिंग बेहतर करनी है तो अल्फाज के दरमियान एक तरह का जो फासला है उसको इंश्योर करें आप। अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो आप 4 लाइंस के ऊपर प्रैक्टिस कीजिएगा अगर आपने अपनी राइटिंग्स को बेहतर करना है। द फोर्थ प्रिंसिपल इज द अलाइनमेंट ऑफ द ओवरऑल कंटेंट। अगर आपकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है, आप एक लाइंस में जो लफ्ज लिख रहे हैं दूसरी लाइंस के नीचे नहीं लिख रहे और उसको उसकी प्लेसमेंट को खराब कर रहे हैं, तो फिर आपकी जो पैराग्राफिंग होते हैं वो जिग जैग में आएगी। वो ये आपकी राइटिंग्स को खराब कर देता है। हम कंट्रोल जस्टिफाई करते हैं जब हम वर्ड्स के ऊपर टाइप करते हैं, तो उसकी वजह क्या होती है कि हमने अपने पैराग्राफ्स को अलाइन करना होता है ताकि वो ज्यादा खूबसूरत दिखाई दे। आप कोई भी किताब लिख लें, सॉरी देखेंगे तो वर्ड्स की जो लाइंस होती हैं वो लाइन होती है, एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन स्टार्ट होती है। तो ये 4 चीजें होती हैं। एक आपकी राइटिंग का एंगल, दूसरा अल्फाबेट साइज की जो प्लेसमेंट होती है, तीसरा वर्ड्स के दरमियान प्रॉपरली और इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, एंड द फोर्थ वन इज दैट योर अलाइनमेंट्स। आप एक हफ्ते ये प्रैक्टिस कर लें, मैं आपके साथ बेट लगाता हूँ कि आपकी राइटिंग बेहतर हो जाएगी। लेकिन आपने जो मैंने आपको प्रिंसिपल्स बताए हैं, सबसे पहले तो आपने अपनी राइटिंग को खुद एवेलुएट करना है कि यार यहाँ पे जो सर ने मुझे रूल्स बताए हैं यहाँ यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है। हो सकता है कि किसी बच्चे की अलाइनमेंट ठीक हो लेकिन वो डिस्टेंस में प्रॉपर ना करता हो और उसके अल्फाबेट्स का साइज ही ठीक ना हो सकता है कि किसी की अलाइनमेंट ही ठीक ना हो। तो ये आप खुद से थोड़ा एवेलुएट करें, उसके बाद प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह ताला ये 4 रूल्स पे फॉलो कर लें, आपकी राइटिंग ठीक हो जाएगी। कैन यू शो योर नोट्स? अभी तो इस वक्त तो नहीं है, वो दूसरे रूम में है। हाँ, अभी टाइम मिला तो किसी क्लास में मैं आपको दिखा दूंगा। सर जी आप इसी दुनिया के हैं? नहीं बेटा, मैं मरीज से आया हूँ। ओके। ताजीन सर, योर सजेशंस टू इम्प्रूव ए ते मैं दस दिता वे। अ, चलो, विक्रम ने पूछा सर यहीं बता दें, तो भाई यहीं पे मैंने 4 रूल्स आपको बता दिए हैं। सर अपनी अटेम्प्ट किस ईयर में की थी यार, ये सीक्रेट ही रहने दो, लेकिन मेरी एक ही अटेम्प्ट है।
सर कल जो आपने असाइनमेंट दी थी वो बता दें। वो असाइनमेंट्स बेटा साथ ही लिखी होती है ना, स्लाइड्स खोलोगे तो लास्ट में होंगी। चलें आपको एक फनी सा जोक सुनाता हूँ, तो फिर आप इस पे बात क्लास में एंड करते हैं। जोक सुनोगे? रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो।